हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एवरीबॉडी देखिए बच्चों, आज की हमारी क्लास है जीव विज्ञान की कोशिका चैप्टर की पार्ट नंबर 3। कोटा कोशिका का पार्ट नंबर 3 आप समझेंगे। इसमें कोशिका की संरचना तथा कोशिका के अंग, कोशिका के अंगों के क्या काम है या कोशिका के अंग कौन से कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कोशिका की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल, मतलब कोशिका की संरचना कैसी होती है। देखिए कोशिका की जो संरचना है पादप सेल की अपेक्षा जंतु कोशिका छोटी होती है, जबकि पौधों की कोशिका थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है बच्चों, जंतु कोशिका की अपेक्षा पादप कोशिका थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है ना। लेकिन जो भाग जंतु, ये आपकी जो बनी हुई है ये अभी जंतु कोशिका है, अभी ये आपकी केवल जंतु कोशिका बनी है, पादप कोशिका नहीं है। लेकिन सेम अंग होते हैं, केवल एक एक्स्ट्रा होता है जो बता रहे हैं, पहले से समझिए बाद में बताते हैं। देखिए कोशिका के अंग कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो बाहरी, ये सेल की जो कोशिका की बाहरी परत होती है, ये कोशिका की आपकी जो बाहरी परत दिख रही है ये आपकी कहलाती है कोशिका झिल्ली। क्या कहलाती है? कोशिका झिल्ली, मतलब सेल मेम्ब्रेन। अंग्रेजी में बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन और हिंदी में कोशिका झिल्ली। ठीक है बच्चों, कोशिका झिल्ली, देखिए कोशिका झिल्ली का कार्य क्या होता है, या कोशिका झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली किस चीज की बनी होती है। ठीक है ना। ये कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये आपको दिख रही है कोशिका झिल्ली जो वो प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है ना। उसके बाद इसके अंदर जो डॉट डॉट्स आपको दिख रहा है, ये डॉट डॉट से दिख रहे हैं, ये क्या है? ये आपका होता है साइटोप्लाज्म। इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, हिंदी में बोले तो कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। देखिए इसका काम क्या होता है। बात आती है कोशिका द्रव्य हमारी कोशिका में क्या कार्य करता है। ठीक है बच्चों, कोशिका द्रव्य हमारे शरीर में क्या कार्य करता है वो आपको बता रहे हैं। देखिए कोशिका द्रव्य जो होता है वो हमारे कोशिका के आंतरिक, कोशिका के आंतरिक भाग का निर्माण करता है। जो हमारा ये साइटोप्लाज्म होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये डॉट डॉट में पड़ा है, ये वाला, ये हमारा साइटोप्लाज्म है। ये कोशिका के आंतरिक भाग का निर्माण करता है और कोशिका के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करता है। ठीक है बच्चों, देखो इसका काम होता है कोशिका के इंटरनल भाग का निर्माण करना, ठीक, आंतरिक भाग का निर्माण करना और उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण करना। ओके, ठीक है ना। इसके बाद एक और आपने देखी है कि ये कोशिका भित्ति हमने लिखी है। कोशिका भित्ति क्या होती है? देखिए कोशिका भित्ति जीव कोशिकाओं, जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये जो होती है, देखिए कोशिका भित्ति है, जो आपकी जो ऊपर से हमने बना दी है बच्चों, दिख रही होगी जैसा कि आपको, ये हमारी कोशिका भित्ति होती है, जिसे हम सेल बाल बोलते हैं। ये जो दिख रही है ये मैंने बनाई, ये आपकी सेल बाल है, कोशिका भित्ति जिसे कहते हैं। इसका काम होता है हमारी कोशिका की सुरक्षा करना, हमारी कोशिका को सुरक्षा प्रदान करना कोशिका भित्ति का काम होता है। और ये किस में पाई जाती है? केवल पादपों में पाई जाती है। ठीक है ना। सेल बाल किस में पाई जाती है? केवल पादपों में। पादपों मतलब पौधों में। जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, केवल पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है। इसका काम होता है हमारी कोशिका की सुरक्षा प्रदान करना, पौधों की कोशिका की सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है ना। भित्ति का मतलब ये समझ लीजिए, जैसे आम देखिए आपने, आम देखिए, आम के ऊपर का जो कवर होता है जिसे हम छिलका बोलते हैं, आम के ऊपर जो हम छिलका, आम है, सेब है, जो भी है उसके ऊपर जो छिलका होता है ना, वो बना होता है सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का। अब उसके बाद जो जैसे आपने आम खाई, आम के अंदर क्या निकली? गुठली निकलती है, जिसे हम गुठली बोलते हैं। उसके अंदर क्या होता है? बीज होता है, गुठली के अंदर बीज निकलता है। अब जो हमारी जो बीज होती है, जो गुठली होती है, गुठली का जो ऊपर का, बीज का जो ऊपर का आवरण है, जिसे मान लीजिए ये आपकी गुठली है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है? ये बीज है, ये बीज है, ये हमारा बीज हुआ।
और ये जो बोलते हैं ये इसका गुठली कहलाती है। बीज का जो बाहरी आवरण होता है, बीज का जो बाहरी आवरण है जिसे हम गुठली कहते हैं, है नहीं, जो हल्की गुठली, जैसे आम खाने का गुठली निकलती है, गुठली को तोड़ते हैं, गुठली तोड़ने का उसके अंदर जो बीज निकलता है, तो जो गुठली तोड़ते हो, जो तोड़ने वाला जो भाग होता है उसकी जो बीज की सुरक्षा करता है उसी को हम बोलते हैं सेल वाल। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। आ गई अब बात समझ में? उसे क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। वो कोशिका भित्ति की बनी होती है। क्लियर? वो हमारे बीज की सुरक्षा प्रदान करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, बीज ही क्या है? सेल है। बीज ही क्या है? कोशिका है। और उसकी सुरक्षा कौन कर रहा है? कोशिका भित्ति। ठीक है, लेकिन ये केवल किस में पाई जाती है कोशिका भित्ति? पादप कोशिकाओं में, मतलब पौधों की कोशिकाओं में। ओके, हर के जो जीव कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में। अब जानते हैं कि इंटरनल भाग कौन कौन से हैं। कोशिका के इंटरनल आंतरिक भाग कौन कौन से? देखिए, कोशिका का सबसे पहला आंतरिक भाग जो होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की हमारे शरीर में क्या काम है? ठीक है ना, देखो, जैसे हम लोग श्वसन, कोई आपसे पूछे भाई हम लोग श्वसन करते हैं, कोई कहे श्वसन करते किससे? आप लोग कहेंगे साहब हम फेफड़ों से श्वसन करते हैं। ना फेफड़ों से शोषण करते हैं, ना हम नाक से शोषण करते हैं। ठीक है ना, कोई भी, ये केवल श्वसनांग नहीं है, ये केवल हमारे शोषण करने में सहायक अंग हैं। जैसे आपने नाक से सांस खींची, वायु खींची, कहाँ गई? फेफड़ों में पहुंची। तो ये नाक से सांस, वायु मतलब ऑक्सीजन जाने का रास्ता, जो वायु हम हवा खींचते हैं, सांस ऑक्सीजन खींचते हैं नाक से, वो केवल एक जाने का रास्ता है। और जहां पर ऑक्सीजन रुकती है, जहां पर स्टोर होती है, स्टोर समझते हैं आप, जहां पर ऑक्सीजन हमारी रुकती है वो होते हैं फेफड़े। फेफड़े ये मान लीजिए आप एक तरीके से दो टंकी मान लीजिए। ठीक है ना, दो टंकी मान लीजिए या दो सिलेंडर मान लीजिए। फेफड़े हमारे दो सिलेंडर मान लो, दो टंकी मान लीजिए। ठीक है ना, जिसमें हम ऑक्सीजन भर के रखते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे रुकने का वहां पे स्थान होता है एल्विलाई। एल्विलाई कहते हैं वायु कोष्ठ। जो हमारे फेफड़ों में एक स्थान होता है वायु कोष्ठ या एल्विलाई। ठीक है ना, वहीं पर हमारी ऑक्सीजन स्टोर होती है। अब बात ये आती है वो ऑक्सीजन का होता क्या है? अब वो ऑक्सीजन किसे चाहिए? हमारे शरीर में जो श्वसन करता है वो कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना, हमारे शरीर में श्वसन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के ही अंदर श्वसन होता है। ठीक है ना, श्वसनांग कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सीजन किसे चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए। किसे चाहिए ऑक्सीजन? माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए, क्योंकि वही हमारा श्वसन करता है। अब हमारे फेफड़ों में तो ऑक्सीजन पहुंच गई है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचेगी कैसे? बात ये आती है हम माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएं। ठीक है ना, माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचाएं? तो उसे पहुंचाने के लिए हमें एक माध्यम की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हम कहीं, जैसे एटा जा रहे हैं, मैनपुरी जा रहे हैं, कहीं जाने के लिए मुझे बस की जरूरत पड़ती है, ट्रेन की जरूरत पड़ती है, सवारी बाइक की जरूरत पड़ती है, उसमें बैठ के जाते हैं। लेकिन ये बताइए ऑक्सीजन किस पे बैठ के जाएगी? उसके लिए सवारी थोड़ा अंदर है, उसके लिए एक माध्यम चाहिए जिसके माध्यम से ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचे भाई, है ना। तो ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच, फेफड़ों से माइटोकॉन्ड्रिया तक ले जाने का काम करता है कौन? ब्लड। कौन करता है? ब्लड। जो हमारा रक्त होता है वो पूरे शरीर में संचरित है। कहाँ है? पूरे शरीर में संचरित है। कौन? ब्लड। ब्लड हमारे पूरे शरीर में संचरित है और वही ऑक्सीजन, ब्लड ही ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाता है। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब बात ये आती है कि ब्लड के अंदर, ब्लड के अंदर कौन कौन सी कणिकाएं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स। इनमें से कौन सी कणिका है जो हमारी ऑक्सीजन को फेफड़ों से ले जाती है कहां? माइटोकॉन्ड्रिया तक। तो वो कौन है पता है? आरबीसी। कौन है? आरबीसी। लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं ही, और लाल रक्त कणिकाओं में एक सुपर हीरो है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारी, जो हीमोग्लोबिन एक वर्णक होता है, एक रंजक होता है। हीमोग्लोबिन एक रंजक है, मतलब एक वर्णक है। ठीक है ना, ये हीमोग्लोबिन ही हमारे फेफड़ों से, समझिए, ये जो हीमोग्लोबिन है ना, ब्लड में आरबीसी में कौन पाया जाता है? हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन? हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर जो ब्लड में, पहले से समझिए, ब्लड में कौन? आरबीसी, और आरबीसी में कौन? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हमारे फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करके ले जाकर कहां छोड़ता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां छोड़ता है?
माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ता है, और जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंचती है बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में जैसे ही ऑक्सीजन पहुंचती है, और वहां पर एक चक्र चलता है, क्या पता है? क्रेब्स चक्र। एक क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक थे, याद रखना कौन? क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक थे, क्रेब्स वैज्ञानिक, क्रेब्स, क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक थे, क्रेब्स। उन्होंने बताया था, क्रेब्स ने, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक साइकिल चलती है, किसकी? जब हीमोग्लोबिन वहां ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ता है, कहता है लो लो भाई तुम भी ऑक्सीजन पकड़ो, क्योंकि हमारे शरीर में कितनी कोशिकाएं हैं? अनगिनत। बताया आपको कितनी कोशिकाएं हैं? अनगिनत कोशिकाएं। और प्रत्येक कोशिकाओं तक क्या चाहिए? ऑक्सीजन पहुंचनी है। प्रत्येक कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तक ऑक्सीजन पहुंचनी है। अब उसे पहुंचाने के लिए कौन पूरे शरीर में, हर कोशिका का कौन बहता है? ब्लड बहता है। कौन जा सकता है? ब्लड। ब्लड पूरे शरीर में संचरित है और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है। तो ब्लड ही प्रत्येक कोशिका ऑक्सीजन लेके जाता है, फिर क्या है? लो भाई तुम भी लो, तुम भी लो, तुम भी लो, सभी को ऑक्सीजन बांटता जाता है। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया को हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हाथ में लेके भागता है और पीछे से धकेलता है। कौन? हीमोग्लोबिन को कौन धकेलता है? आरबीसी। आरबीसी जो है वो टक्कर मारता, कहता है चलो जल्दी भाई चलो। वो ऑक्सीजन फेफड़ों से ले जाकर जैसे ही हीमोग्लोबिन आगे बढ़ता है और आरबीसी धकेलता जाता है, प्रति माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन बांट लो भाई तुम भी लो, तुम्हें सभी को ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में डालता जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलती है मालूम है? क्रेब्स साइकिल। इसे बताया था, क्रेब्स नाम के वैज्ञानिक बताया था, जब ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचते हुए क्रेब्स साइकिल चलती है, वहां पर जैसे ही क्रेब्स साइकिल चलती है तो वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पता क्या होता है? 38 एटीपी, 38 एटीपी, 38 एटीपी बनती है। 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है। लेकिन हमारे शरीर को एटीपी के रूप में ऊर्जा नहीं चाहिए, हमारे शरीर को किसमें चाहिए? ग्लूकोज के रूप में ऊर्जा। क्या चाहिए? ग्लूकोज। हमारे शरीर में बताइए ऊर्जा का सबसे सरल स्रोत क्या है? ग्लूकोज। ऊर्जा का सबसे सरल स्रोत ग्लूकोज। तो हमारा शरीर जो ऊर्जा लेता है किसके माध्यम से? ग्लूकोज चाहिए। तो 38 एटीपी बराबर, 38 एटीपी बराबर होता है एक, क्या होता है? एक ग्लूकोज। क्या होता है? एक ग्लूकोज। इसका ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ठीक है ना? ये ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज। आगे बात समझ में? 38 एटीपी बराबर एक ग्लूकोज। जब एक ग्लूकोज बनके तैयार हो जाता है तो समझ लो हमारे शरीर को क्या बन गई? ऊर्जा मिल गई। ठीक है ना? अब बात यह आती है, जब ऊर्जा मिली है, अब इस ऊर्जा का होगा क्या? देखो हमारे शरीर में ऊर्जा तो बन गई, अब ऊर्जा हमारे शरीर में बराबर तो मतलब नहीं चाहिए। प्रत्येक चीज को, किसी अंग को ज्यादा चाहिए और किसी अंग को कम चाहिए। ठीक है ना? तो उसके लिए जैसे हम लोग दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, दौड़ने वालों के लिए सबसे ज्यादा कहां पर ऊर्जा चाहिए? पैरों में। कहां चाहिए? पैरों में। और जैसे हमारी जीभ चलती है, ज्यादा बात करते हैं तो क्या चलती है? जीभ चलती है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किस जीभ को चाहिए? क्यों? जीभ से हम पढ़ाते हैं या मतलब ज्यादा बात करते हैं, कुछ भी हमारे जीभ को सबसे ज्यादा ऊर्जा किसी जीभ को चाहिए, और दौड़ने वाले को किसे चाहिए? पैरों में चाहिए। लेकिन ऊर्जा तो प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया में बराबर बनती है ना? शरीर में जहां जहां भी मतलब कोशिका, पूरा शरीर कोशिकाओं से प्रत्येक जगह पे ऊर्जा बराबर बनती है। लेकिन प्रत्येक अंग को ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं होती। जो अंग ज्यादा चलते हैं और जो अंग ज्यादा वर्क करते हैं, उन्हीं अंगों को ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? तो जैसे अब वहां तक ऊर्जा पहुंचे कैसे? हमारे शरीर की, हमारी टांगों को चाहिए, पैरों को चाहिए ना ऊर्जा, क्योंकि पैरों से हम क्या करेंगे? दौड़ेंगे। दौड़ने वाले के लिए, और जैसे हम पढ़ाते हैं, कोई और भी पढ़ाता है तो उसे क्या ज्यादा बात करता है तो उसे क्या चाहिए? जिम में ज्यादा ऊर्जा चाहिए। तो वहां तक ज्यादा ऊर्जा पहुंचाने का काम कौन करेगा पता है? अब गाल्जी का है। गाल्जी का करेगा ऊर्जा परिसंचरण का कार्य। ठीक है ना? बात समझ आ रही बच्चों? अब देखिए गाल्जी काय का क्या काम होता है? गाल्जी गाय का काम होता है ऊर्जा का परिसंचरण करना या ऊर्जा का परिवहन करना। ठीक है ना? गाल्जी गाय का क्या काम है? ऊर्जा का परिवहन करना। मतलब प्रत्येक कोशिका तक, प्रत्येक अंग तक कोशिका को पहुंचाना किसका काम है? गाल्जी काय का। किसका काम है? गाल्जी काय का। इसे नोट कर लीजिए, जितना लिखा है नोट कीजिए। जैसा कि बच्चों आपको मैंने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा बनी थी,
गाल्जी का काम क्या था? ऊर्जा का परिवहन करना। हमारे शरीर में कौन से अंग को ज्यादा ऊर्जा चाहिए, कौन से को कम चाहिए, तो वो गाल्जी का क्या करता है? वहां तक ऊर्जा पहुंचाने का काम करता है। गाल्जी का काम क्या है? ऊर्जा का परिवहन करना। अब बात आती है रसधानी। इसे अंग्रेजी में बोलते हैं वोक्यूल्स। क्या बोलते हैं? वोक्यूल्स, मतलब रसधानी। रसधानी, इसे वोक्यूल्स बोलते हैं, रसधानी। इसका काम देखिए क्या होता है, वोक्यूल्स का क्या काम है? रसधानी हमारे शरीर में जो जल बनता है, जल का स्टोर कौन करना। हमारे शरीर में जो, जैसे हमारे शरीर में कितना, कोई पूछे आपसे कितना % जल है बच्चों, तो आपको नहीं पता है कितना जल है। देखिए हमारे शरीर में जल जो होता है कितना होता है? 65%। हमारे शरीर में जो जल है कितना है? 65%। ठीक है ना। और जो ब्लड में जल ज्यादा है, ब्लड हमारा 2 भागों से मिलकर बना है, ब्लड सेल्स, ठीक है ना, रक्त कणिकाएं और प्लाज्मा से, ठीक है ना। और प्लाज्मा में 90% जल होता है। इसीलिए मतलब ब्लड जो हमारा रक्त है, रक्त में जल ज्यादा है, लेकिन अन्य भागों में कम होता है। लेकिन टोटल जो हमारा जल है, पूरे शरीर का जो जल है वो कितना है? 65%। शरीर में कितना जल है? 65% जल होता है। अब बात ये आती है कि हमारा वैक्यूल्स का काम क्या है। देखो वैक्यूल्स का मतलब होता है रसधानी, और रसधानी हमारे शरीर में क्या करती है? जल का स्टोर करती है। किसका स्टोर करती है? जल का। जल का क्या करती है? स्टोर करती है, मतलब जल का भंडारण करती है। ठीक है ना। हमारे जल को 65, हमारे शरीर को 65% जल चाहिए, उसका भंडार बराबर बनाए कौन रखती है? वैक्यूल्स। रसधानी हमारे शरीर में जल का भंडारण कर 65% जल की पर्याप्त मात्रा बनाए रखती है। ठीक है ना। अब बात आती है तारक का है। तारक का क्या होता है? तारक का बोलते हैं सेंट्रोसोम। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बताइए अंग्रेजी में? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम हिंदी में बोलते हैं तारक का है। ठीक है ना। सेंट्रोसोम या तारक का है। देखो तारक का या सेंट्रोसोम का काम क्या होता है बताए बच्चों? इसका होता है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन करना। क्या काम होता है? कोशिका का विभाजन करना। जैसे मैंने आपको बताया था, जब पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं या सेल डिवीजन होता है तब नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है ना। तो तारक काय का सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? कोशिका विभाजन करना। तारक काय का काम होता है कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन करना, विभाजन। बताइए सेंट्रोसोम का काम क्या है? कोशिका का विभाजन करना। जहां जितनी ज्यादा कोशिकाएं विभाजित होंगी उतनी ज्यादा नई कोशिकाएं बनेंगी, उतनी ज्यादा कोशिकाएं ज्यादा बनेंगी। ठीक है ना। जैसे हमारे शरीर में घाव होता है तो नई कोशिकाएं बनना जरूरी। जब नई कोशिकाएं बनेंगी तभी वहां पर क्या होगा? कोशिका विभाजन। ठीक है ना। घाव कैसे सही होता है? जितना ज्यादा कोशिका विभाजन होगा उतनी जल्दी घाव सही होगा शरीर में। ठीक है ना। अब बात आती है अंतःद्रव्यी जालिका। अंतःद्रव्यी जालिका देखिए क्या होती है? इसका काम होता है, अंतःद्रव्यी जालिका जो होती है, देखिए अंतःद्रव्यी जालिका को हम अंग्रेजी में बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में बोलते हैं अंतःद्रव्यीय जालिका। क्या बोलते हैं? देखो इसका क्या काम होता है? अंतःद्रव्यी जालिका का काम होता है कोशिका का आंतरिक आवरण का निर्माण करना। कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करना। बात समझ आ रही है? कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करना। ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? अंतर्द्रव्यी कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करना। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया है? बताइए यहां तक समझ में आया आप लोगों के? क्लियर हुआ? हाँ देखिए इसका अंतःद्रव्यी जालिका का काम होता है कोशिका के आंतरिक कंकाल का निर्माण करना। अब आती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक। केंद्रक का क्या काम है? केंद्रक का क्या काम है? ठीक है ना। न्यूक्लियस मतलब केंद्रक।
इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन के नाम के वैज्ञानिक थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने किसी खोज की थी कोशिका के केंद्रक की, और रॉबर्ट हुक ने किसी खोज की थी कोशिका की, और रॉबर्ट ब्राउन ने किसी की थी कोशिका के केंद्रक की। ठीक है ना, कोशिका के केंद्रक किसने खोज की? रॉबर्ट ब्राउन। और कोशिका की खोज किसने की? कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? और कोशिका के केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। इसके अंदर देखिए कौन पाया, इसके अंदर पाया जाता है डीएनए। एक मिनट, इसमें नीचे तक जात ना है आ तो ना। देखिए जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया है केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने की। ठीक है ना, और कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब देखिए रॉबर्ट ब्राउन ने, इन्होंने क्या बताया था? कोशिका के अंदर डीएनए और प्रोटीन होते हैं। कौन होते हैं? डीएनए और प्रोटीन। इसमें जो डीएनए होता है 80% कौन है? डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। क्या होती है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। किसकी? डीएनए की फुल फॉर्म। ओके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड को बोलते हैं अम्ल। ये कितना पाया जाता है हर के शरीर में? बताइए। 80%। कितना पाया जाता है? सॉरी 20% है, 20%। ओके, जो डीएनए होता है 20% और 80% क्या पाई जाती है? प्रोटीन। 80% क्या पाई जाती है? 80% प्रोटीन पाई जाती है। ओके, देखिए जो केंद्रक है, केंद्रक में 20% डीएनए और 80% प्रोटीन पाई जाती है। क्लियर? समझ में आ गया? अब बात करते हैं, लास्ट बचा है हमारा राइबोसोम। कौन बचा है? राइबोसोम। चलते हैं राइबोसोम की तरफ। देखिए लास्ट है राइबोसोम। देखिए बच्चों, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S राइबोसोम और एक होता है 80S राइबोसोम। देखिए एक होता है 70S राइबोसोम, 70S, और एक होता है 80S राइबोसोम। ओके, 70S जो राइबोसोम होता है, 70S वाला राइबोसोम है वो अविकसित कोशिका का होता है, और 80S जो राइबोसोम किसमें पाया जाता है? वो पाया जाता है जो विकसित कोशिकाएं होती हैं। ये मान लीजिए ये अविकसित कोशिका में पाया जाता है, अविकसित कोशिका में, और ये पाया जाता है विकसित कोशिका में। किसमें? विकसित कोशिका में, विकसित कोशिका में। ओके, अब बात यह है कि 70S का राइबोसोम कौन से प्राणियों में होता है और 80S का राइबोसोम कौन से प्राणियों में होता है? पता है? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के जीव, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसका मतलब होता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। किसमें? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। ओके, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मतलब होता है, देखिए राइबोसोम जो है दो प्रकार के पाए जाते हैं, 70S और 80S। 70S के राइबोसोम कैसे होते हैं? अविकसित, अविकसित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। किसमें? अविकसित कोशिकाओं में। और ये 80S वाले पाए जाते हैं विकसित कोशिकाओं में। अब बात विकसित और अविकसित कोशिकाएं कहां पर होती हैं? जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं अविकसित कोशिकाएं होती है, जिसे कहते हैं एक कोश की जीव। क्या बोलते हैं? एक कोश की जीव। ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो अविकसित होती है। इसमें जो पाए जाते हैं सूक्ष्म जीव, जैसे अमीबा,
पैरामीशियम, अमीबा पैरामीशियम, ये कौन से प्रोकैरियोटिक कोशिका के जीव हैं? कौन से हैं? इन जीवों में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, किसमें? अमीबा पैरामीशियम। ये कैसे होते हैं? एक कोश की जीव। कैसे होते हैं? एक कोश की जीव। अब देखिए 70S की कोशिका किसमें पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका में। किसमें? यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका में। यूकैरियोटिक कोशिका किन प्राणियों में पाई जाती पता है? जैसे कि बहुकोशिकीय जीव। किसमें? बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव। यूकैरियोटिक कोशिका किसमें होती है? यूकैरियोटिक कोशिका बहुकोशिकीय जीवों में होती है। और बहुकोशिकीय जीव कौन कौन से हैं आपको पता है? कौन? हम, आप, कुत्ता, बिल्ली, शेर, मतलब जो भी हैं, मतलब जो बड़े जीव है, मतलब जो हमें दिखाई देते हैं, ऐसे जीव जो हम देख सकते हैं, जो जीव हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं, उनमें समय कौन सी कोशिका पाई जाती है? यूकैरियोटिक कोशिका। क्लियर? ठीक है, ये आपका पूरा कोशिका के अंग व कोशिका के अंगों के कार्य फिनिश हुए। किसी भी बच्चे के मतलब उम्मीद करता हूं सही बच्चों की बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स क्लास, प्लीज सब्सक्राइब योर चैनल।